पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका थंबनेल लगा हुआ है और थंबनेल में लिखा गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 को टारगेट करके हमने एक सीरीज शुरू की है, अचूक वार सीरीज, जिसका सेट नंबर 11 आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और दमदारी के साथ मेरे साथ लगे रहिए। आज होने वाला है तांडव और आपके विशेष प्रश्नों के साथ यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को एकदम फोड़ने की पूरी प्लानिंग है। तो आइए बात करेंगे हम प्रश्नों के साथ। और आपका प्रश्न आ गया भैया पहला। तो ये मेरी आदत होती है, मैं पहले गृह कार्य देता हूं और गृह कार्य से संबंधित बातें पहले कर लेता हूं, उसके बाद आगे की बातों को मैं करता हूं। भैया लिखा क्या गया है, यहां पर लिखा गया है, गौर कीजिएगा लिखा क्या गया है, यह ध्यान दीजिए। इसको मैंने एक नाम दिया विशेष प्रश्न, विशेष प्रश्न। और उसके बाद लिखा गया है अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है। पहली बात तो ये जानो, लोकोक्ति है क्या। लोकोक्ति लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति दो पदों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है यह हमें समझना है। तो लोक माने संसार, उक्ति माने कथन, यानी कि लोक में प्रचलित कथन को क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। अब ये बताओ, पहला विकल्प आपका है चौबे गए छब्बे बनने, दूबे ही रह गए। फिर आगे है छटाक चून चौबारे रसोई। फिर तीसरा विकल्प है यानी कि सी वाला विकल्प है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। फिर आगे डी वाला विकल्प है चोर चोर मौसेरे भाई। अब ये बताइए, आपको एक ही विकल्प का अर्थ नहीं बताना है, एक ही विकल्प का उत्तर नहीं बताना है, ये आपको बताना है अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में जो लोकोक्त प्रयोग की जाती हो उसको बताओ, उसके बाद तीनों जो बचे उनके अर्थ बताओ। तो क्या होगा भैया, आप लोगों के कमेंट की मैं कामना करता हूं, आ भी रहे हैं। और आगे देखते हैं क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा छटाक चून चौबारे रसोई, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में इसी बी वाले विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, छटाक चून चौबारे रसोई। अब यहाँ पे पहले विकल्प की चर्चा कर लेते हैं, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे ही रह गए। जैसे किसी चीज की कामना करके आप किसी से मदद लेने के लिए आगे बढ़ो और आपको मदद ना मिले, जो आपके पास रहे वो भी घट जाए, तो इसके लिए इस विकल्प का चयन हम कर सकते हैं। फिर आगे सी विकल्प में लिखा गया है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, माने बेमेल या बेढंगा, बेमेल या बेढंगा। फिर चोर चोर मौसेरे भाई, समान गुण धर्म वाले व्यक्ति का एक साथ होना क्या कहलाएगा, चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं और आगे आपके प्रश्नों की हम चर्चा करते हुए चलते हैं। ये आ गया आपका प्रश्न भैया, और लिखा क्या गया है, वही जो पेट एग्जाम में आपका सिलेबस है, क्या गया है यहाँ पे लिखा गया है अपठित गद्यांश। यहां तक की बातों को गौर कीजिएगा, उसके बाद बातों पे ध्यान देकर पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप लोगों को उत्तर देना है। लिखा क्या गया है, शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। फिर है उत्तम प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। और भैया मैं अगर शील का अर्थ बताऊं, शील का अर्थ दया होता है। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है। क्या है भैया, हितकर है। फिर आगे है इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। ख्याति का मतलब होता है यश और कीर्ति का बढ़ना। फिर आगे है शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। फिर आगे है शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है।
कटुता यानी कि कर्कशता कहाँ भागती है, दूर भागती है। इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। फिर आगे क्या लिखा गया है, इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। फिर आगे लिखा गया, शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। बात समझ में आई। फिर आगे रेखांकित किया गया, इसलिए मैंने इसका कलरवा बदलवा दिया है। लिखा गया, शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। फिर आगे लिखा, अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटे बड़ों आदि सभी के लिए शील युक्त व्यवहार समान रूप से क्या है भैया, आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव है, यानी कि शिक्षार्थी, आप लोग मुझसे शिक्षा ले रहे हो, तो आप में अगर शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। वांछित शिक्षा प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है। फिर आगे है, और साथ ही उनके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। फिर आगे देखेंगे, इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षकगण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं। बात समझ में आई। फिर आगे, और प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। फिर आगे है, इस गुण के माध्यम से छोटे व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। फिर शील कोई दुर्लभ और दैवीय गुण नहीं है। आगे चलिए, आगे है, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है, माने कि कोई प्राकृत प्रदत्त नहीं, कि देवताओं द्वारा या भगवान द्वारा दिया गया गुण नहीं है, इसको सब पा सकते हैं। पारिवारिक, आगे लिखा गया, पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। पहले तो ये बात हो गई, ये पूरी बातें आपके समक्ष हैं, कह दो हाँ गुरुजी समक्ष हैं। चलो एक काम करो, आप लोग इसका शीर्षक फटाफट आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, देखते हैं कितने लोग शीर्षक सही बताते हैं। मैं कमेंट पढ़ के उसके बाद आपको उचित शीर्षक बताऊंगा, जल्दी से बताइएगा। इसका शीर्षक अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग धैर्य रखिए, पहले आप लोगों का कमेंट देख लूंगा और देखूंगा, उसके बाद वहां से मैं शीर्षक निर्धारित करूंगा। और शीर्षक ढूंढना जान गए तो आपको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका अगला प्रश्न, और शीर्षक बिना बताए किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा आप लोगों से ये आग्रह है मेरा। फिर आगे देखिएगा, ये आ गया भैया आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़िए मेरे साथ। सब लोग वीडियो ना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एकदम तहलका मचा दीजिए कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव रहें। आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आप लोगों की। लिखा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है, यानी कि शील से जो संबंधित बातें कही गई, इन चारों विकल्पों में से कौन सी बात गलत है। क्या शील व्यवहार से सुखद वातावरण का निर्माण होता है, ये तो बतिया आपके पंक्तियां में कही गई, ये तो सही होगा। फिर आगे, शील एक दैवीय गुण है, अरे वहां पे नकारा गया, नहीं बोला गया, तो यही विकल्प होता आपका सही होगा, शील एक दैवीय गुण है। अगर यहां पे होता शील एक दैवीय गुण नहीं है, तब ये ऑप्शन आपका नहीं होता, लेकिन नहीं लगाया गया क्योंकि वहां पे नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे क्या ढूंढना है, संबंध में गलत है, जो बातें कही गई इसके विषय में गलत ढूंढना है। फिर आगे है, पारिवारिक संस्कार शील को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात भी कही गई, ये तो सही है। फिर शील युक्त व्यवहार छोटे बड़ों में समान रूप से आवश्यक है, सही है, कोई मतलब नहीं। अब आगे बढ़े, चलो मेरे साथ आगे आओ। आपका अगला प्रश्न आ गया, शीर्षक आप लोगों के मिलने चाहिए लगातार। कुछ ही लोग बता के थम से गए हैं, रुक से गए हैं, रुकिए मत। ये लिखा क्या गया भैया,
पढ़ो, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या होगी। गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या होगी। जो वो पीला सा लिखा गया था, एक बार यह फिर से देख लो, इसी के बारे में बताना है, इसी के बारे में आपको अर्थ बताना है। सील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। इसी के बारे में आपको बातें वहां पे करनी है। तो बताओ क्या होगा? सील प्रभु द्वारा दिया जाता है। क्या ऐसी बातें कही गई? ऐसी बातें कही गई आपको? 1 मिनट रुकिएगा, आ जाएगा। ये पहुंच जाते हैं फिर उस पे। ये आ गया भैया, हाँ इसी के बारे में बताना है। ये आ गया दूसरे नंबर का प्रश्न। तो बताओ यहां पे क्या है? किसी कार्य के बिगड़ने पर सील प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। क्या ये इसका अर्थ होगा? फिर आगे, जहां सील का प्रभुत्व होता है वहां कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। यही सी वाला विकल्प आपका भैया पूर्णतः सत्य होगा। आप लोग ये उत्तर लगा लीजिएगा, सी वाला विकल्प आपका सही है। और चौथे विकल्प की जहां तक हम बात करें जहां कार्य बिगड़ता है वहां सील का प्रभुत्व होता है, ऐसी कोई बातें नहीं होगी, ना उसका अर्थ होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका आ गया, गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित का विलोम है? दुष्प्रभावित का विलोम बताना है। क्या कुप्रभावित होगा, प्रगाढ़ होगा, या सुप्रभावित होगा, या आशंका होगा? आप बताओ, दुष्प्रभाव का विलोम क्या हो? दुष्प्रभावित का विलोम क्या होगा? सुप्रभावित होगा। क्या होगा भैया? सुप्रभावित होगा। आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न आ गया। अब तो मजा ही आने वाला है, और एकदम हम मेरे साथ आप लोग बने रहिए, कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये लिखा गया है, निम्न में से सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा विकल्प हो जिसमें प्रथम पद यानी कि प्रथम शब्द आपका तत्सम हो, दूसरा पद आपका तद्भव हो। पहला विकल्प है ध्वनि यानी कि तत्सम, और ध्वनि का तद्भव क्या होगा? ध्वनि होगा। यह विकल्प तो आपका 100% सही है। लेकिन अब नस का नव नहीं होगा। अब नस की मैं बात करूं, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नस का तत्सम भैया, नस का तत्सम क्या होगा? अश्नायु होगा। क्या होगा? अश्नायु होगा। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नव का तद्भव क्या होगा? नव का तद्भव नया होगा। क्या होगा भैया? नया होगा। अब देखिएगा, नेम का क्या होता है? नियम का तद्भव है नेम का तत्सम नियम होता है। क्या होता है? नियम होता है। और आगे ये नृत्य लिखा है, नृत्य के स्थान पर अगर ये कर दें, नप्त्र कर दें तो ये किसका हो जाएगा? नाती का तत्सम हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा गया है। अब नख का क्या होगा? नख का तद्भव नाखून होगा। क्या होगा भैया? नाखून होगा। नृत्य का मतलब क्या होगा? नृत्य का तद्भव नाच होगा। ये बातें समझ में आई? चलूं मैं अगले प्रश्न पर बढ़ूं। क्या कहते हो, आज की क्लास हर दिन से बेहतर जा रही है कि नहीं जा रही? आप लोग कमेंट में ये भी बताते चलिए, और वीडियो को शेयर करिए, और आज संख्या बढ़ाइए, दमदारी के साथ मेरे साथ लगे रहिए। और अगला प्रश्न आ गया, 5वां प्रश्न आया भैया। लिखा क्या गया है, जल्दी से पढ़िएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने ले आके रख दिया। अब आपको बताना क्या है, पढ़ना है। आसमान की डांट देखो, तो क्या आसमान की अथवा देखो होगा, या आसमान की और देखो, कि आसमान की ओर देखो, कि आसमान की किंतु देखो? क्या होगा? अरे सबको पता है आसमान की ओर देखो। आपका विकल्प पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे? और कर देंगे। बात समझ में आई? इसमें कुछ था ही नहीं। चलो क्यों ही ज्यादा टाइम लगाएं। चलो ये अगला प्रश्न आ गया भैया, अव्यय किसे कहते हैं? ये बताओ। अव्यय शब्द है, यानी कि अव्यय का पर्यायवाची पूछा और डायरेक्ट लिख दिया अव्यय शब्द है।
तो अव्यय किसे कहते हैं? विकारी को? ना, विकारी को नहीं कहेंगे। क्या अविकारी को कहेंगे? हाँ, 100% सही है, अविकारी को कहेंगे। किसको कहेंगे? अविकारी को कहेंगे। ध्यान दीजिए सब इधर। और विकारी किसे कहेंगे? एक थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा भैया। जब शब्द भेदवा करते हैं तो शब्द भेद में आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जिसमें आपका क्या आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, अर्ध तत्सम। फिर उसके बाद आप आ जाते हो रचना के आधार पर शब्द भेद, और रचना यानी बनावट के आधार पर शब्द भेद, तो वहां पे मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़ते हो। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि अर्थ के आधार पर जो आप करते हो सार्थक और निरर्थक। सार्थक में आपका पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक वगैरह सारे उसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका बढ़ता है भैया रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द। तो क्या क्या आता है? विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक चिन्हों के आधार पर परिवर्तन हो उन्हें विकारी कहते हो। जिनमें लिंग, वचन और कारक चिन्हों के आधार पर परिवर्तन ना हो उनको अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे मैं लिखूं राम। क्या लिखूं? राम धीरे धीरे पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे धीरे धीरे शब्द आपका अव्यय हो जाएगा, यानी कि अविकारी हो जाएगा। और पदबंध क्या है? पदबंध के बारे में जानिए। जब वाक्य में शब्दों का समूह ले आया जाता है तो उन्हीं शब्दों के समूह को पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है और क्रिया पदबंध होता है, और क्रिया विशेषण पदबंध होता है, यानी कि अव्यय पदबंध होता है। वाक्यांश किसे कहते हैं? कि शब्दों के सार्थक पूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं, और वही शब्दों के सार्थक अपूर्ण समूह को, मतलब बातें पूरी ना हो, वाक्य की पूरी विशेषता ना हो, उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया 7वां प्रश्न। भैया यहाँ पे तो मैंने क्या पूछ लिया? मैंने पूछ लिया क्रिया वाले अध्याय से प्रश्न। लिखा गया निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक, अरे जब कोई कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करवाए तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे क्या है? मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों से बार बार क्या कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर बोला जाए कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों से अपनी वीडियो शेयर करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेरणार्थक, मेरी प्रेरणा से आप लोगों ने काम किया। क्या काम किया? वीडियो शेयर करने का। तो यह स्थितियाँ किसमें है? वह खाता है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे तो वह हो गया कर्ता और खाने का कार्य कर रहा है। मोहन घर गया, मोहन के द्वारा जाने का कार्य कर रहा है, मोहन हो गया कर्ता, और कहाँ गया? घर गया। ठीक है। गाय चरती है तो गाय ही तो चरने का कार्य कर रही है। फिर अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, यहाँ पे हो गया अध्यापक क्या कार्य करवा रहा है? छात्र से, और पाठ पढ़वा रहा है। और यहाँ पे एक बात और बताऊं, अध्यापक हो जाएगा प्रेरक, और इसके कहने पर जो काम करेगा वो हो जाएगा प्रेरित, यानी कि छात्र हो जाएगा प्रेरित। बात समझ में आई? चलिए, और आपका डी वाला विकल्प सही होगा, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, कहीं पे जाना नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करते रहिए, एकदम धमाका मचा दीजिए, तहलका मच जाना चाहिए। और चल क्या रहा है? निम्नलिखित में विशेषण शब्द छाटिए, और विशेषणवा कहते किसे हैं ये ध्यान दो। अरे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अच्छाई या बुराई बताना ही तो विशेषण है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आपको मेरी बतिया समझ में आ रही है तो आप कहोगे सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, सर जी अच्छे हैं क्योंकि उनकी बातें मुझे समझ में आ रही। तो अच्छे शब्द से आपने मेरी विशेषता को बता दिया। आई बात समझ में? अब ऐसे बताओ, क्या भावना, भवन, सुंदर या माधुर्य, चारों में से ढूंढो। यहाँ पे तो आप फंस जाओगे, सिट्टी सपाटी आपकी गुल हो जाएगी। अब बताओ, क्या भावना विशेषण है या भवन विशेषण है, सुंदर विशेषण है या माधुर्य विशेषण है? तो जिस शब्द से आप किसी की विशेषता बता पाओगे वही विशेषण होगा। तो यहाँ पे भावना विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। और भवन, भवन क्या है? भवन के प्रकार कर सकते हैं। और ये क्या है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। और सुंदर शब्द आपका क्या होगा? विशेषण होगा। एक बात में आप फंसोगे, यहाँ माधुर्य को लेकर आप फंसोगे, लेकिन माधुर्य मैं बता दूं, मधुर शब्द से बना भाववाचक रूप है।
मधुर शब्द से बना भाववाचक रूप है। माधुर्य आपका विशेषण नहीं होगा, मधुर शब्द आपका विशेषण होता है। एकदम संशय में ना पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है माधुर्य। बिल्कुल संशय में आप लोग ना पढ़िए, ना गलत उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका आ गया 9वां प्रश्न, और 9वें प्रश्न में कौन सा अध्याय आ गया आपका अध्याय आ गया सर्वनाम। अरे जो संज्ञा के स्थानों पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। और कुल कितने सर्वनाम है, एक साथ में सुनिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई, कौन, कुछ, टोटल 11 सर्वनाम। और हिंदी में सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना क्या है, पुरुषवाचक के 3 भेद करेंगे। क्या, पुरुषवाचक के 3 भेद करेंगे। और 3 भेद में क्या क्या आएगा ये ध्यान दीजिएगा। क्या आएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। आप संशय में ना पड़िएगा कि उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष बता दीजिए। तो क्या होगा, बोलने वाला वक्ता हो जाएगा क्या भैया आपका उत्तम पुरुष, सुनने वाला श्रोता ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बतिया करेंगे वो हो जाएगा अन्य पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष। यहाँ की स्थिति देखिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मेरी बातों को कौन सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हो। तो मैं हो गया उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, और आप लोग हो गए श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में ये बात कर रहा हूं ये आपका हो गया भैया अन्य पुरुष। अब बताओ उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या आएगा। तो मैं का प्रयोग हमने किया ना, किसका प्रयोग किया, मैं का प्रयोग किया। और मैं के साथ भैया एक बात और जानिएगा, छिपी हुई बात जानिएगा, मैं का बहुवचन क्या होता है, मैं का बहुवचन हम होता है, मैं का बहुवचन हम होता है। और तुम का प्रयोग हम किस में करते हैं, मध्यम पुरुष में करते हैं। किस में करते हैं, तुम का प्रयोग मध्यम पुरुष में करते हैं। और तुम का एक वचन तू होता है, और वह का प्रयोग हम निश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं, और आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में करते हैं। लेकिन आदर सूचक शब्दों के लिए हम उत्तम पुरुष में भी इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दमदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल फालतू की बात थोड़ी करनी है, यहाँ पे तो पढ़ाई करनी है, हिंदी सीखना है, बड़ बोलापन थोड़ी है। आ जाओ मैदान में तो बताओ हिंदी सिखाई कैसे जाती है, हल्के में ना लेना, हिंदी सिखाई कैसे जाती है आइए सिखाता हूं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है, अरे संज्ञा यानी कि नाम, और नमो का प्रयोग करेंगे पहचान के लिए। मैं आपके समक्ष खड़ा हूं और मेरा नाम क्या है, आनंद, तो इससे मेरी क्या है पहचान, और पढ़ा क्या रहा हूं हिंदी, और हिंदी क्या है, हिंदी से इस विषय की है विशेष पहचान। और यहाँ पे बताओ ऊंचा, पहाड़, नीचा और गहरा। अब इन चारों में से ढूंढो संज्ञा क्या है, फंस गए ना। अरे भैया जिसको बोलने से ये लगे क्या, कौन, कब, कैसे, ऐसे सवाल उठने लगे तो वो संज्ञा हो ही नहीं सकता, वो संज्ञा हो ही नहीं सकता। अब ऊंचा, मन में सवाल आया ना, क्या ऊंचा, पहाड़, तो इसके साथ क्या, कौन, कैसे वाली स्थिति आई, नहीं आई। तो यहाँ पे पहाड़ आपका क्या हो जाएगा, पहाड़ भैया आपका हो जाएगा संज्ञा। और पहाड़ कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नीचा, क्या नीचा, मन में सवाल उठा, गहरा, क्या गहरा, मन में प्रश्न आए तो जिन शब्दों को बोल देने से मन में प्रश्न उठे वो विशेषण है, और जिन शब्दों को बोलने के बाद पूर्णता नजर आए यानी कि मन में सवाल ना उठे वो आपके क्या हैं, वो आपके संज्ञा हैं। आगे बढ़े, आ रहा है मजा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका आ गया, मेधावी में प्रत्यय है। मेधावी एक शब्द दिया गया और इसमें आपको बताना है प्रत्यय। तो ये बताओ क्या वी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आवी प्रत्यय है कि मेधा। और मेधा माने होता है बुद्धि, मेधा माने क्या होता है, बुद्धि। मेधा और वी करके तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वी आपका प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा। एक बात और पूछता हूं, तो ये बताओ प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, अरे क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। तो मेधा और क्रियार्थक शब्दों का पता कैसे लगाओगे, किसी भी मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगाओ, अगर क्रियार्थक शब्द बना पाओ तो उसमें लगने वाले अन्य प्रत्यय आपके क्या हो जाएंगे, कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ में ना जोड़े, पढ़ना एक क्रियार्थक शब्द बना, लेकिन उसमें क्या आकू जोड़ोगे तो पढ़ाकू, और आई जोड़ोगे तो पढ़ाई।
तो ये क्या बन जाएंगे, ये कृत प्रत्यय वाले शब्द बन जाएंगे। लेकिन मेधा, मेधा माने होता है बुद्धि, तो ये क्या है, ये तो संज्ञा है, और संज्ञा माने कि भाववाचक संज्ञा, और वी प्रत्यय जोड़े तो वी यहाँ पे क्या है, तदित प्रत्यय। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये भैया अगला प्रश्न में आ गया, 12 नंबर का प्रश्न है, और पूछा क्या गया, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है। और मेरा आप लोगों से प्रश्न है, बी किस भाषा का उपसर्ग है। मैं बता दूं आपको, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और बी का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ उल्टा भी होता है और विशेष भी होता है। क्या विद्या में है, विद्या तो मूल शब्द है, विद्या क्या है, मूल शब्द है। मौखिक एक बात और बता दूं, ये जो लास्ट में लिखा है द और या, द आधा है या पूरा है। फिर क्या है, विकट, विकट में क्या है, नहीं है। विदग्ध, विदग्ध में है या विषम, हाँ विषम में है। कैसे है ये जानो, विषम में कैसे है, यहां पे कर दिए विधन, विधन सम। और ये कौन सा नियम है, छोटे सा वाले संधि नियम से रिलेट करता है। कहता क्या है, जब इस सा से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई असमान स्वर हो तो इस सा के स्थान पर मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। और शब्दवा आपका क्या बन गया, शब्दवा आपका क्या बन गया, विषम बन गया। क्या बन गया, विषम बन गया। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, एकदम छाप दो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें। निम्नलिखित में धनुष टंकार में कौन सी संधि है, अब बता दो, धनुष टंकार में कौन सी संधि है, जल्दी से बताइएगा। विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या यण संधि है या अयादि संधि है, बता दो कौन सी संधि है, बता दो कौन सी संधि है। अब देखो, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या अयादि संधि। भैया धनुष टंकार में आपका क्या है, विसर्ग संधि है। टूटेगा कैसे शब्द, आप यहाँ पे ध्यान दो, धनु, धनु धन टंकार हो जाएगा और विसर्ग का मूर्धन्य सा में परिवर्तन होगा। शब्द क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। जैसे दुह धन टा बराबर दुष्ट बनेगा, निह धन प्राण बराबर निष्प्राण बनेगा। चले आगे बढ़े। ये अगला भैया, अगला आ गया, अगला 14 नंबर का प्रश्न आया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो यहाँ पे किस आधार पे, वचन के आधार पर बताना है। चिड़िया का चिड़िया, ये तो सही है। तिथि का तिथियां, ये भी सही है। नदी का नदियां, बहुवचन होगा। क्या जनता का होगा, नहीं, जनता तो सदैव एक वचन, जनता सदैव एक वचन, जनता का जनताएं नहीं होगा। डी वाला विकल्प आपका पूर्णतः सत्य होगा। वीडियो को शेयर करिए, फिर मैं कह रहा हूं, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अगला प्रश्न आ गया भैया, क्या है, 15 नंबर का। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। अब बताओ, जो डॉट डॉट व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। तो क्या जो सुंदर होगा वो खाली नहीं बैठेगा, कि जो आलसी होगा वो खाली नहीं बैठेगा, और जो भावहीन होगा, क्या जो परिश्रमी, ये डी वाला विकल्प होगा। जो क्या होगा, परिश्रमी, क्या होगा भैया, यहां पे देखिएगा, परिश्रमी होगा, यानी कि काम करने वाला होगा। परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। बात समझ में आई, आ रहा है मजा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आ गया 16 नंबर का प्रश्न। यहां पे हमें यह बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अरे भैया पुल्लिंग नहीं है, इसका आशय जानते हो क्या है, कि यानी कि इकलौता स्त्रीलिंग होगा, बाकी 3 पुल्लिंग है ये है। तो भूख, कृत्य, बहाव और गाना, चारों में से एक स्त्रीलिंग पहचानिए, और पुल्लिंग नहीं है कि इसका आशय है कि स्त्रीलिंग होगा। तो यही भूख ही तो है। क्या भूख लगी है, भूख लगी है, कृत्य किया जाता है, बहाव है ना, गाना गाई नहीं जाती, गाना गाया जाता है। चले आगे बढ़े, अगला प्रश्न आ गया आपका, और अगला है, कौन सा शब्द बहुवचन है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल देर ना कीजिए। कौन सा शब्द बहुवचन है, हिंदी में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। हवा, घर, नदी और वर्षा। ये बताओ, हवा का हवाएं, घर का देखो, घर का घरों होगा वो भी विभक्ति सहित, नदी का नदियां, वर्षा का वर्षाएं नहीं होगा, वर्षा का वर्षाएं नहीं होगा। और यही डी वाला विकल्प आपका पूर्णतः सत्य होगा। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, वर्षा। चले आगे, अगला प्रश्न आ गया, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दाल में काला होना,
अब बताओ भैया, संदेह की बात होना, यही तो होगा, संदेह की बात होना। अब देखो, परास्त करना यानी कि हरा देना, बहुत आसान समझना है ना। जैसे एक कहावत कहा जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, आसानी से मिल जाना। और खूब तरक्की करना, आसमान में ना, आसमान में सफर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला संक्षेप का विलोम होगा। अब बताओ भैया, संक्षेप का विलोम क्या होगा? क्या संकीर्ण होगा या विस्तार होगा, अंक्षेप होगा या विक्षेप होगा? अब ये बताओ, संक्षेप का विलोम विस्तार होगा और संकीर्ण का क्या होगा? वितीर्ण और विस्तीर्ण दोनों होगा। विस्तीर्ण होगा और क्या होगा? विकीर्ण भी होगा, विकीर्ण भी होगा इसका विलोम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, कोविद शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। भैया कोविद शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। क्या होगा? पताका होगा, विद्वान होगा, तुरंत होगा या बेरहम होगा? क्या होगा भैया? विद्वान होगा, कोविद विद्वान। और क्या कहा जाएगा? सुधी कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? पंडित बोला जाएगा कि नहीं? और पताका यानी कि ध्वजा। और क्या होगा? निशान होगा। निशान के अलावा केतु कहा जाएगा। तुरंत का क्या होगा? तत्काल होगा। क्या होगा भैया? तत्काल होगा। और तत्काल के अलावा त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित होगा। तत्काल होगा, त्वरित होगा। बेरहम माने निर्दयी। क्या बेरहम किसे बोला जाएगा? निर्दयी को बेरहम बोला जाएगा, जिसमें दया, रहम माने दया, बेरहम और बे लगा है आपका उर्दू भाषा का उपसर्ग है। तो 20 प्रश्न हो गए। आज तो कहोगे गुरुजी 15 लेके आते थे, आज तो 20 कर लिए। अरे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार वीडियो में बने रहिए, वीडियो की वॉचिंग होते रही। 20 क्या, मैं कम समय में क्या 1.25 घंटे में 100 प्रश्न कराने की क्षमता रखता हूँ। 1.25 घंटे कभी आंक लीजिएगा। और आज की ही वीडियो में अगर आप 50 लोग लाइव आ जाओ तो कल ही 100 प्रश्न आपके उपस्थित हो जाऊंगा लेके, और 1.25 घंटे में 100 प्रश्न करा के जाऊंगा। और पूरा व्याकरण के फैक्ट के साथ, कोई बातें कहीं से नहीं। ऐसे मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन मैं बोलते वक्त थकूंगा नहीं, मेरी सांसें भी नहीं रुकेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया? अगला 21 नंबर का प्रश्न आ गया, रात में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा बोलो? क्या थलचर होगा? थल यानी तो ये तो भूमि पर चलने वाला। किस पर? भूमि पर चलने वाला। और रात्रि में चलने वाला निशाचर। अच्छा ये बताओ, अगर निशाचर के स्थान पे हम निशापति कर दे तो किसकी पर्यायवाची बनेगा? निशापति कर दें भैया, बताओ, कह दो गुरुजी, ये चंद्रमा की पर्यायवाची बनेगा। किसका? चंद्रमा की पर्यायवाची बनेगा। और नीरस, जिसमें रस ना हो, जलचर, जल में चलन करने वाले, जल में रहने वालों को क्या बोला जाएगा? जलचर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जलचर बोला जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं खेचर किसे बोला जाएगा, तो खे माने होता आकाश, और आकाश में विचरण करने वालों को क्या कहा जाएगा? खेचर कहा जाएगा। आया मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। और आपका यहाँ तक की बातें थी, और आगे क्या ही बढ़ना। आज तो गृह कार्य है नहीं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इसका व्यूज़ भी ज़्यादा होता है तो आप बेहतर से बेहतर पाओगे। पहले ही क्लास में मैंने कह दिया था कब ये गियर बदल जाएगा और अच्छे से क्लास आपको मिलने लगेंगी। आप खुद को सौभाग्यशाली समझोगे क्योंकि मुझसे हिंदी सीखोगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित कीजिए, और कैसे प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए ये भी बात बताइए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।